तो जो क्यूरी की टाइप्स हैं हमारे पास, आज हम लोग क्यूरीज के बारे में देखेंगे। तो क्यूरीज की टाइप्स मैंने आप लोगों को पहले भी मतलब ये पढ़ाई थी, वाइल्ड कार्ड क्यूरीज और मतलब, और इसके अलावा भी आप लोगों को ये जो क्यूरीज बताई थी और उसके दरमियान में वर्ड्स बताए थे वो। और अब जो आज का हमारा काम है वो इन क्यूरीज को सॉल्व करने की टेक्निक्स है कि अब हम इन क्यूरीज को मतलब जब सॉल्व करते हैं तो किस तरह करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके थ्रू हम लोग इनको क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे पास ये क्यूरीज के अंदर मेन जो टारगेट है ना, सबसे जो मेन ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली मतलब चीजें हैं, जो एक स्टैंडर्ड क्यूरी भी है जो मतलब तमाम कामों के लिए इस्तेमाल हो ही कर सकते हैं जिसको हम लोग, वो हमारे पास वाइल्ड कार्ड क्यूरी ही होती है। तो देखेंगे आज हम जो देखेंगे वो ये पहली चीज तो ये है कि हाउ टू हैंडल वाइल्ड कार्ड क्यूरीज, के वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को हम लोग हैंडल किस तरह कर सकते हैं, ये होती क्या है, और इनका सोल्यूशन विद बी ट्री और बी प्लस ट्री, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री जो आप लोग मतलब एल्गोरिथम्स के अंदर भी, मेरे भी ख्याल में आप लोगों ने ये एल्गोरिथम पढ़ा होगा बाइनरी सर्च ट्री का, तो आप लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया होगा, मतलब स्टैंडर्ड है। इससे पहले भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन के अंदर भी इसको पढ़ा हुआ होगा बाइनरी सर्च ट्री का। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन हमारी यहाँ पे होगी वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को इस्तेमाल करने के लिए और इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि इसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये हम लोग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करने के लिए ये अक्सर यूज करते हैं। अब वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को हैंडल करना, पहला क्वेश्चन, हाउ टू हैंडल वाइल्ड कार्ड क्यूरीज। अब इसके मतलब 4 टेक्निक्स होती हैं यहाँ पे हमारे पास वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को हैंडल करने के लिए, जिसमें सबसे पहली टेक्निक जो है वो बी ट्री की है, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री की, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जिसमें हम लोग अपने डाटे को, अपनी मतलब क्यूरी को एक ट्री की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सही? आ रही है सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। जी सर, बिल्कुल सही है। वो एक मैसेज आया था कि मुझे आवाज नहीं आ रही, वो जिसने भी किया था, तो फिर वो उसके इंटरनेट में इशू है, मेरी आवाज अगर सही आ रही बाकी लोगों को। यस, तो बाइनरी सर्च ट्री। दूसरी हमारे पास है परमुटर्म इंडेक्स, यानी कि परमुटर्म इंडेक्सिंग को हम लोग यूज कर लेते हैं वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को हैंडल करने के लिए। के ग्राम्स को यूज कर सकते हैं, साउंडेक्स एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं, मतलब ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करके अपने पास वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को हैंडल कर सकते हैं, इनको मतलब इनको सोल्यूशन दे सकते हैं इनके। अब बेसिकली चूंकि वाइल्ड कार्ड क्यूरीज के अंदर हमें एक्चुअल नेम्स मालूम नहीं होते उस चीज का, या एक्चुअल वर्ड्स मालूम नहीं होते जिस चीज को हम लोग रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो इसलिए फिर वाइल्ड कार्ड क्यूरीज के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी जो दूसरी मतलब क्यूरीज थी जैसे फ्रेज वगैरह, अब फ्रेज के अंदर हम लोग क्या करते थे कि फ्रेजिंग के अंदर हम लोग उस वर्ड्स के दोनों साइड पे डबल कोटेशन मार्क डाल देते थे, जो फ्रेज क्यूरीज थी हमारे पास। तो फ्रेज क्यूरीज में फिर क्या होता था कि अब जो वर्ड्स के साइडों पे मैंने इस तरह, अगर मैंने साउंडेक्स एल्गोरिथम, 2 वर्ड्स हैं, दोनों के साइड पे मैंने अगर डबल कोटेशन मार्क डाल दिया है, तो अब डबल कोटेशन मार्क का मतलब होता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करके लेके आए जिसके अंदर ये दोनों वर्ड ऐसे इसी तरतीब के साथ इकट्ठे कंबाइन यूज हुए हुए हों। तो वो हमारे पास फ्रेज क्यूरीज कहलाती होती है, जो इस तरह हम लोग टाइप करते हैं। और दूसरा हम लोगों ने वो एक क्यूरी टाइप की देखी थी कि मतलब जिसके अंदर हम लोग, अब ये तो दोनों कंबाइन हो गए ना, एक मतलब एक वर्ड हमें मालूम है और दूसरे का मालूम नहीं है, जिसको मतलब वो आगे जाके उसके अंदर हम लोग स्लैश डाल के नंबर डाल देते थे, तो मतलब साउंडिक्स, उसके बाद 3 डिजिट्स तक, 3 वर्ड्स तक आगे चेक करें कि 3 वर्ड्स तक अगर किसी भी वर्ड के अंदर एक एल्गोरिथम है तो वो ये उस डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करके ला दे। अब ये वाली जो क्यूरीज होती है ना, ये टेक्निक्स आप लोगों के प्लेजरिज्म जब चेक करते हैं तो तब भी इस्तेमाल हो रही होती है, कि वो वहां पे जो प्लेजरिज्म चेक करता है तो वहां पे वो यही चीजें चेक की जा रही होती है, कंजक्टिव 3 वर्ड,
या फिर जब दो वर्ड्स कंसेक्टिव आ गए हैं तो आगे फिर 2-3 वर्ड तक चेक करता है कि तीसरा वर्ड उनके अंदर है तो नहीं। मतलब जैसे होता है ना कि मतलब प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए अब दो के बाद भी इसमें कुछ प्रपोजिशन वगैरह और इस तरह की चीजें ऐड कर देते हैं ताकि उनकी हम सीक्वेंस को तोड़ सकें, उनकी तरतीब को आप दरमियान में से तोड़ सकें। अब प्लेजरिज्म वालों ने भी फिर आप मजीद टेक्निक अडॉप्ट कर ली है क्या वो ना अगर दो वर्ड कंबाइन मिल जाते हैं और तीसरा नहीं ना मिल रहा होता तो उसको आगे 2-3 वर्ड तक आगे चेक करता है तीसरे वर्ड को, अगर उनमें वो आ गया तो भी वो उतना हिस्सा फ्लश कर देता है। तो मतलब इस तरह की क्यूरीज की टेक्निक थी। अब इनमें जो प्रॉब्लमेटिक थी ना वो थी वाइल्ड कार्ड क्यूरी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हमें चीजें मालूम ना हो तो हम लोग स्टैटिक को यूज कर लेते हैं। अब जैसे एल्गोरिथम्स का लिखा हुआ है तो मुझे अगर एल्गो तक मालूम है, उसके आगे उसके स्पेलिंग नहीं मालूम, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मालूम कि क्या लिखा जाना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, तो मैं एल्गो के आगे इस तरह स्टैटिक डाल देता हूँ। या फिर आप लोग जैसे कंप्यूटर के अंदर मतलब सर्चिंग करते हैं, आप लोगों को फाइल का नाम नहीं मालूम होता तो आप लोग क्या करते हैं, डॉट उसकी एक्सटेंशन डाल देते हैं। ऐसी क्यूरीज इनके मतलब अंदर हमें एग्जैक्ट चीजों का नहीं मालूम होता तो हम लोग उसकी मतलब या तो उसके पहले 1-2 डिजिट लिख देते हैं, आगे स्टैटिक डाल देते हैं, मतलब आगे हमें मालूम नहीं है, या हमें जितना हिस्सा उसका मालूम है वो सारे का सारा लिख देते हैं, बीच में से अगर स्पेलिंग मिस भी है तो हम बीच में उसके स्टैटिक डाल देते हैं, उसके दरमियान में डिजिट्स के दरमियान में, तो दरमियान में अगर जो भी चीजें मिस हो स्टैटिक ऑटोमेटिकली उसको निकाल के ले आती है। तो फिर हमारे पास जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी वो ये वाइल्ड कार्ड क्यूरीज थी। फ्रेज का हम लोगों ने देख लिया, वो चीजें क्लियर थी, मतलब दूसरा इंडेक्सिंग का देख लिया कि उसके अंदर हम लोग एक वर्ड के बाद कितने डिजिट तक, कितने वर्ड तक हम लोग उसको क्यूरीज को चेक कर सकें, तो वो चीज भी हम लोगों ने देख ली। अब मतलब तीसरी चीज तो वाइल्ड कार्ड क्यूरीज थी, उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई थी कि उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरीकेकार हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। अब पहला तो बाइनरी सर्च ट्री का है कि हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को इस्तेमाल करते हुए अपने टेक्स्ट को, अपने वर्ड के ना आगे फिर फर्दर सैम्पलिंग्स कर लेते हैं, सैंपल्स बना लेते हैं जिसमें बाइनरी सर्च ट्री यूज होती है। वो कैसे यूज करनी है वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। दूसरी चीज हमारे पास इसके अंदर परमोटर्म इंडेक्सिंग है। अब जो परमोटर्म इंडेक्सिंग होती है ना तो इसका क्या होता है कि हमारे पास जैसे आप वर्ड है ना हेलो का HELLO, अब इस हेलो वर्ड को हम लोगों ने सर्च करना है। मैंने हेलो बोला है ना, मतलब सुनने वाले को अब इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं मालूम तो वो क्या करेगा, इसकी मतलब इस तरह डिफरेंट सैंपल्स बना देगा। तो ये हमारे पास परमोटर्म इंडेक्सेस होते हैं कि अब ये इसकी मतलब इस तरह उसको डिवाइड करके डिफरेंट वर्ड्स के अंदर उसकी फिर इंडेक्सिंग कर देगा, तो वो इंडेक्सिंग हमारी परमोटर्म इंडेक्सिंग कहलाती होती है। कब हेलो को हम लोग पहले मैंने एग्जैक्ट वर्ड लिखा, आगे डॉलर साइन डाल दिया कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये है पहला मतलब डिजिट ठीक, वर्ड ठीक लिख दिया। दूसरा मतलब जो हमें पता था हेलो के अंदर ELLO हेलो, आगे H भी है, ठीक है, तो इस तरह मतलब इसका दूसरा पॉसिबल सैंपल ये भी बनता है। तीसरा मतलब कुछ इस तरह बन लेता है, चौथा इस तरह बन लेता है। तो हम लोग इस तरह मतलब जो इनकी सैंपलिंग कर लेते हैं ना, इसको तोड़ के एक वर्ड की डिजिट्स को तोड़ के, तो ये हमारी परमोटर्म इंडेक्सिंग कहलाती होती है। परमोटेशन से निकला है ये परमोटर्म इंडेक्सिंग। दूसरी चीज हमारे पास इसके अंदर है के ग्राम इंडेक्सेस, यानी कि के ग्राम इंडेक्स को हम यूज कर लेते हैं अपनी वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को हैंडल करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमें हेलो जस्ट सुना हुआ है, उसके स्पेलिंग नहीं पता, एग्जैक्ट उसके डिजिट्स नहीं मालूम, तो ही हम लोगों ने इसको परमोटेक्स को इंडेक्स को यूज किया ना कि हमने उसके ऑल पॉसिबल सिंबल्स बना के उस तमाम को सर्च किया। जैसे हम स्टैटिक लगा के तमाम पॉसिबल उसकी जो एक्सटेंशन होती है, मतलब जैसे हम कंप्यूटर में सर्च करते हैं तो मेरी कोई एक PDF की फाइल है और उसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम, तो मैं फिर क्या करता हूँ static.pdf उसकी एक्सटेंशन राइट कर दी, तो उस PDF पर तमाम फाइल मेरे पास निकल आती हैं। तो मेरे पास वो वाइल्ड कार्ड क्यूरी होगी ना कि जिसके अंदर हमारे पास ऑल पॉसिबल सैंपल्स निकल आते हैं किसी एक चीज को लेके। इसी तरह मतलब वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को हल करने का दूसरा तरीका ये भी है कि जिसमें हम परमोटर्म इंडेक्सिंग यूज कर लेते हैं, यानी कि उसके पॉसिबल सैंपल्स बना लेते हैं, एक एक कुछ डिजिट्स को स्टैंडर्डाइज करके जो हमें फील हो रहे होते हैं कि ये इनकी एक्यूरेसी ज्यादा है, उनको स्टैंडर्डाइज करके उसके हिसाब से सैंपलिंग कर लेते हैं। तो परमोटर्म इंडेक्सिंग होगी।
दूसरी इंडेक्सेस है के ग्राम इंडेक्सेस। कहते हैं के ग्राम आर के लेंथ सब्सिक्वेंट ऑफ ए स्ट्रिंग हियर, मतलब एक सब्सिक्वेंट उसकी स्ट्रिंग्स बन जाती हैं उसके के लेंथ के लिहाज से। अब के क्या है? के हर एक वर्ड की लेंथ है, ठीक है। कि अब अगर के की वैल्यू 1 हो तो उसका मतलब होता है यूनिग्राम इंडेक्स, मतलब हमारे पास जो वर्ड्स आएंगे वो यूनिग्राम होंगे, यानी कि उन तमाम वर्ड्स के अंदर सिंगल डिजिट आना चाहिए, सी से, ए से, टी से, मतलब इस तरह। और इनकी जो रियलिटी में जब इंप्लीमेंटेशन होती है, अगर k इज इक्वल टू 1 हो तो मतलब मेरे पास एक वर्ड के तमाम पॉसिबल सैंपल्स, अगर k की वैल्यू 2 हो तो 2 वर्ड्स के तमाम पॉसिबल सैंपल्स, अगर k की वैल्यू 3 हो तो 3 वर्ड्स के, 4 हो तो 4 वर्ड्स के, मतलब इस तरह। अगर जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ती जाती है वर्ड्स की तादाद बढ़ती जाती है, ठीक है। तो मतलब के ग्राम इंडेक्सिंग मतलब के की वैल्यू, के एज ए लेंथ होती है उसकी सब्सिक्वेंसेस की, मतलब उसके सब्सिक्वेंट कितने मतलब उसकी स्ट्रिंग्स बन सकती है। अगर 1 है तो 1 के लिहाज से हम लोगों ने तमाम स्ट्रिंग्स बना लेनी है वर्ड्स की, अगर 2 है तो 2 के लिहाज से, 3 है तो 3 के लिहाज से। ये ऐसे ही है जैसे स्टैट के अंदर हम सैंपलिंग नहीं करते होते। अगर आप लोगों ने स्टैट पढ़ी हुई है तो स्टैट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सैंपल्स बनाने के लिए हमें सैंपल साइज चाहिए होता है, ठीक है। अगर सैंपल साइज 2 है तो मतलब 2-2 के सैंपल बना लेने हैं, 3 है तो 3-3 के सैंपल्स बना लेने हैं। ये चीज आप लोग आई थिंक हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर भी पढ़ी हुई होगी, जहाँ पे जब हम लैंग्वेज की कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो वर्ड्स बनाने के लिए हम उसकी सैंपलिंग करते होते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये जो के ग्राम इंडेक्सेस है ये वही है कि हम लोगों ने जो उसके वर्ड्स के बनाने हैं उसके मतलब कितने कितने सिंबल्स के बनाने हैं, तो वो हमारी के की वैल्यू उसकी लेंथ डिसाइड कर रही होती है हर वर्ड की। मतलब एक एक डिजिट के, 2-2 के, 3-3 के, 1 के है तो यूनिग्राम कह लेते हैं हम लोग, 2 है तो बाईग्राम कह लेते हैं, 3 है तो ट्राईग्राम कह लेते हैं। आगे उसके बाद फिर हम लोग नंबर के नंबरिंग उसको काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा तरीकाकार होता है के ग्राम इंडेक्सेस का। वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को हैंडल करने के लिए दूसरा तरीकाकार के ग्राम इंडेक्सेस का, कि जितना हमें मालूम है उसी को लेके उसी की आगे फिर डिफरेंट मतलब सब्सिक्वेंट स्ट्रिंग्स बना लेना। तो परमोटर्म इंडेक्सेस, के ग्राम इंडेक्सेस, और तीसरी जो उसके बाद चीज थी वो थी साउंडिक्स, साउंडिक्स इंडेक्स। साउंड मतलब बोलने से, जो हम लोग सर्चिंग करते हैं ना, तो तब ये इस्तेमाल हो रही होती है कि जैसे आजकल मतलब गूगल में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों ने ना कुछ सर्च करना हो, एक तो होता है ना टाइप करना पड़ता है, दूसरा उन्होंने एक आइकॉन दे दिया, आप उसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद आप बोलेंगे ना जो, तो वो वर्ड एज इट इज लिखा जा रहा होता है। तो वो वहां पे यही एक टेक्निक इस्तेमाल की गई होती है, ये साउंडिक्स इंडेक्स की। अब साउंडिक्स क्या है? फोनेटिक एल्गोरिदम है। फोनेटिक क्या है? ये आप लोगों के मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, मतलब जिसकी कोई इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उसको आइडिया होगा इसके बारे में कि फोनेटिक एंड फेनोमिना ये होते हैं मतलब इंग्लिश लिंग्विस्टिक के अंदर। मतलब इंग्लिश के अंदर भी आगे जैसे हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर कैटेगरीज है ना, तो इंग्लिश में भी होती हैं, तो उसमें इंग्लिश लिंग्विस्टिक के अंदर ये होती है फोनेटिक। और मतलब इसके साथ इस तरह और भी काफी टेक्निक्स हैं, फोनेटिक भी है, फिनोमिना भी है, और वो एस से शुरू होता है, मेरा भी नाम जुबान पे नहीं आ रहा, माइंड में है। तो मतलब इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हमारी जो वर्ड्स होते हैं ना उनके तलफ़्फ़ुज़, उनको बोलने का अंदाज और उनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वर्ड्स की, उसमें ये चीजें इस्तेमाल हो रही होती है। क्योंकि ये जो हमारी डाटा साइंस की फील्ड है ना, जिसमें हमारे पास अब ये मशीन लर्निंग वगैरह, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अब इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की मोस्टली टर्म्स और टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही होती है। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश सीखते हैं ना, तो उसमें इंग्लिश की ग्रामर्स होती हैं, तो ये इंग्लिश की जो ग्रामर्स की फील्ड है वो यही है, लिंग्विस्टिक की फील्ड होती है, जिसमें तलफ़्फ़ुज़, लैंग्वेजेस की कंस्ट्रक्शन और उसका साउंड और उसको बोलने का अंदाज, तो ये सारी चीजें मतलब एक्सप्लेन की हुई होती है। अब अगर हम लोगों ने मतलब कोई टेक्स्ट टाइप डाटा को एनालिसिस करना है कोई एनएलपी एल्गोरिथम यूज करते हुए, यानी कि कोई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम को यूज करते हुए कोई काम करना है, तो फिर उसके लिए हमें ये इंग्लिश की जो टेक्निक्स है इनकी जरूरत पड़ती है।
जिसमें मतलब ये फोनेटिक की टेक्निक को यूज करते हुए एक एल्गोरिदम है जिसको हम लोग फोनेटिक एल्गोरिदम कहते हैं, जो हमारे किसी भी वर्ड की साउंड की जो साउंड होता है ना उसको क्रिएट करता है। एक तो मैंने बता दिया ना आप लोगों को कि गूगल के अंदर जब हम वो क्लिक करके बोलते हैं तो वो वर्ड लिखा जाता है। दूसरा गूगल भी हमें वर्ड वो बोल के बताने वाला काम करता है कि जब आप किसी एक वर्ड का मीनिंग सर्च करते हो ना गूगल से, तो वो वहां पे जो उसकी डिक्शनरी ओपन होती है तो वहां पे उसने 2-3 चीजें आप लोगों को बताई हुई होती हैं। वर्ड का मीनिंग भी बताया होता है, वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी बताई हुई होती है, मतलब उसको उसने डिजिट्स के अंदर तोड़ के बताया हुआ होता है। मतलब डिजिट्स के अंदर उसने वो इस तरह कुछ सिंबल्स यूज करके बताया होता है कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन इस तरह की है। और तीसरी चीज जो साथ बताई होती है कि वो बोल के बताता भी है कि वर्ड को बोलना कैसे, ताकि आप लोग अपने किसी वर्ड को बोलने की प्रैक्टिस कर सकें। तो ये मैं जितनी भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के मतलब अगेंस्ट है कि हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं से रिट्रीव करना हो तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं और उनको हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सोनिक्स की जो टेक्निक्स है इसमें हम लोग फोनेटिक एल्गोरिथम को यूज करते हैं, जो क्या करता है फॉर इंडेक्सिंग नेम्स बाय साउंड। मतलब जो इसकी इंडेक्सिंग होती है बाय नेम होती है एज जैसे वो साउंड प्रोनाउंस करता है। अब जैसे हम लोग जैसे गूगल में कोई चीज कोई वर्ड का मीनिंग सर्च करते हैं, मैं आप लोगों को करके ना उसकी मतलब सैंपल एक दिखा देता हूँ कि किस तरह मतलब ये हमारे पास आ रही होती हैं चीजें। जैसे आप लोगों को ये ना गूगल की स्क्रीन में सामने नजर आ रहा होगा कि ये मैंने फोनेटिक का वर्ड ही लिखा, ठीक है। जैसे मैंने ये फोनेटिक लिखा ना, अब नीचे वो मुझे ये बता रहा है फोनेटिक का वर्ड उसने लिखा दिखाया दे दिया, ये उसने मतलब एक आइकॉन दे दिया, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे इसको बोल के बता देगा। और ठीक है मतलब इसको लर्न करने के लिए कैसे बोलना है। अब एक तो उसने मुझे बोल के बता दिया, एक उसने साथ ही ना इसका मतलब ये चीज है ना ये फोनेटिक कहलाती है। एक तो उसने मुझे बोल के बता दिया, उसने एक टेक्स्ट फॉर्म में भी दे दिया कि इसको बोलना किस तरह। अब ये जो मतलब ये डिजिट्स है ना ये हमारी इसकी प्रोनाउंसिएशन बता रहे होते हैं हमें। तो मतलब ये चीज जो हमारे पास यहाँ पे होती है ये एज ए फोनेटिक होती है। तो इसी चीज को यूज करते हुए हम लोगों के पास एक एल्गोरिथम बना हुआ है जिसको हम फोनेटिक एल्गोरिथम कहते हैं, जो हमारे साउंडिक्स के लिए यूज होता है। तो कहता है फॉर इंडेक्सिंग नेम्स बाय साउंड एज प्रोनाउंस्ड इन इंग्लिश, मतलब जैसे इंग्लिश में हम प्रोनाउंस करते हैं। द गोल इज फॉर homophones to be encoded to the same representation so that they can be matched despite minor differences in spellings। जैसे जैसे मतलब हमारे पास मतलब डिफरेंट स्पेलिंग्स होते हैं तो डिफरेंट चेंज होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेलिंग ऐसे भी होते हैं जिनमें माइनर चेंज आता है, और वो माइनर चेंज ही उस वर्ड के साउंड को कितना मतलब ज्यादा उसको डिफरेंट कर देता है। तो वास्तव में हमारे स्पेलिंग्स के अंदर माइनर चेंज होता है लेकिन उसकी साउंड के अंदर ज्यादा चेंज आ रहा होता है। तो ये जो हमारे पास साउंड्स के थ्रू मतलब चीजों की रिट्रीवल है उसके लिए हम लोग इस फोनेटिक एल्गोरिथम को यूज करते हैं, जो कि हमारी साउंड की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसके लिहाज से हमारे स्पेलिंग्स को डिसाइड करता है। उस वर्ड के जो वर्ड हम लोग टाइप करना चाह रहे हैं या जो वर्ड टाइप किया हुआ है तो हम उसको सुनना चाह रहे हैं या उसकी जांच पड़ताल करना चाह रहे हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो वाइल्ड कार्ड क्यूरी में आती हैं, यानी कि जिसमें एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, हर चीज कंफ्यूजेबल होती है, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए उसके फिर साथ उसको डिफरेंट शेप्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसमें से फिर सर्च करते हैं ताकि हमें उसके रेलिवेंट कोई ना कोई चीज मिल जाए। क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक स्पेलिंग की मिस्टेक भी आप लोगों को उस रेलिवेंट जो आप लोगों के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उससे बहुत दूर लेके जा सकती है।
और जब ये इस तरह की एक स्पेलिंग की मिस्टेक भी होती है ना, तो ये वो चीज हमारी वाइल्ड कार्ड क्यूरीज में चली जाती है। यानी कि वाइल्ड क्यूरीज में वही चीजें जाती हैं जो हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं होती, और फ्रेज क्यूरी में वो चीजें आती हैं जो हमें एग्जैक्ट मालूम होती है, यानी कि जिनके स्पेलिंग, उनके वर्ड्स की तरतीब वो हमें जब एग्जैक्ट मालूम होती है तब हम फ्रेज क्यूरीज की तरफ जाते हैं। जब हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं होती तो फिर हम लोग वाइल्ड कार्ड क्यूरीज की तरफ जाते हैं इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए। अब कुछ आगे थोड़ा सा सैंपल लेके आप लोगों को ये चीजें बता देता हूँ कि मतलब किस तरह हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। अब जैसे वाइल्ड कार्ड क्यूरीज के अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि स्टैटिक यूज किया जाता है। अब जैसे मंडे है, यानी कि मंडे से MON, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसका मुझे MON का पता है, आगे उसके कुछ नहीं पता, तो मैं उसके स्टैटिक लगा देता हूँ। तो कहता है फाइंड ऑल डॉक्यूमेंट्स डॉक्स, यानी कि कंटेनिंग एनी वर्ड बिगिनिंग विद MON, यानी कि उसके अंदर जो MON के साथ जितने भी वर्ड्स शुरू हो रहे हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उसके लिए जो क्यूरी राइट करेंगे वो इस तरह राइट कर सकते हैं, MON आगे स्टैटिक। ऐसे तमाम वर्ड्स जो MON से स्टार्ट हो रहे होंगे वो सारे सारे रिट्रीव हो जाएंगे। जो दूसरी बात कर रहा है कि इजी विद बाइनरी ट्री, यही काम इजी हो सकता है बाइनरी ट्री के थ्रू, मतलब इस क्यूरी को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया पहला बाइनरी ट्री वाला, कि जिसके अंदर हम बी ट्री भी जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हम लेक्सिकॉन्स को आगे फिर ट्री के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, कि यहाँ पे इसको मतलब अरेंज कर लेते हैं। MON है ना, अब MON के उसके बाद में कौन कौन से डिजिट्स आ सकते होते हैं, उससे पहले कौन कौन से डिजिट्स आ सकते होते हैं, उन डिजिट्स को हम MON के साथ लगा के ट्री के अंदर अरेंज करेंगे। अब उसने यहाँ पे बात की थी जस्ट कंटेनिंग की, कैसे तमाम वर्ड जिसके अंदर MON कंटेन कर रहा हो, मतलब हो, तो वो स्टार्ट में भी हो सकता है, वो एंड पे भी हो सकता है, वो कुछ इस तरह की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर एंड में है तो स्टैटिक पहले आ जाएगा, अगर स्टार्ट में है तो स्टैटिक बाद में आ जाएगा। तो कहते हैं मेंटेन एन एडिशनल बी ट्री फॉर टर्म बैकवर्ड, तो हम लोग बैकवर्ड टर्म को यूज करते हुए इसकी फिर ना बाइनरी ट्रीज बनाएंगे। तो पहले हम लोग MON को स्टार्ट में रख के इसके बाद आने वाले जो पॉसिबल डिजिट्स है ना उसको एक ट्री के अंदर ऑर्गेनाइज कर लेंगे, और दूसरा हम लोग इसके अंदर जो दूसरी ट्री बनाएंगे इसको MON को एंड पे रख के इसके स्टार्ट में जो आने वाले पॉसिबल डिजिट्स होंगे उनको एक ट्री के अंदर अरेंज कर लेंगे। अब इसके लिए ना वर्ड यहाँ पे बाइनरी ट्री का यूज किया गया है, मतलब ट्री तो और भी है ना हमारे पास, बाइनरी ट्री ही क्यों। बाइनरी ट्री मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूं कि बाइनरी ट्री का ही वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है। अगर तो आप लोगों ने बाइनरी ट्री को पढ़ा हुआ है पहले भी, तो आप लोगों को मतलब काफी आइडिया होगा इसके बारे में। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ये मतलब बता देता हूँ कि हम लोग ट्रीज का जो इस्तेमाल है ना वो बहुत ज्यादा होता है हमारा, इस तरह टेक्स्ट को और इस तरह की आगे जितने भी एनालिसिस हैं, खास तौर पर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर ट्रीज का इस्तेमाल होता है हमारे पास। तो ट्रीज के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। ट्रीज के अंदर से भी मोस्ट जो ज्यादा यूज होने वाली है वो बाइनरी ट्री है। तो अब पहला तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस तरह मतलब हम लोग जो वर्ड्स को ना अरेंज कर लेते हैं वो कुछ इस तरह है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने कुछ अल्फाबेट्स को लेके एक ट्री के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया। पहले ए आ गया। अब जो ट्री का होता है ना हमारे पास एक रूल होता है कि एक जो पेरेंट मतलब होता है ना रूट नोड जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद आगे भी उसकी चाइल्ड होती है, वो चाइल्ड खुद से भी पेरेंट हो सकती है, मतलब आगे उसके फर्दर चाइल्ड हो सकती है। तो हमारे पास जो ट्री सर्चिंग होती है ना उसका एक रूल होता है कि टॉप से बॉटम लेफ्ट टू राइट, कि जब ट्री के अंदर हम लोगों ने मूव करना होता है चीज को सर्च करने के लिए, तो टॉप से बॉटम चलना होता है और लेफ्ट टू राइट चलना होता है,
कि अब इससे हमें नतीजा क्या मिलता है कि जो ट्री होती है ना, उसके अंदर हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट चलना होता है। अब लेफ्ट टू राइट चलने का मतलब ये है कि हम लोगों के पास ट्री के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो स्मॉल वैल्यू होती है, जो उसके राइट होता है वो उससे बड़ी वैल्यू, जो उससे राइट होता है वो उससे बड़ी वैल्यू, और जो उसके राइट होता है वो उससे बड़ी वैल्यू। यानी कि ये हमारी ट्री कोई कंस्ट्रक्शन का ही एक रूल होता है कि जब हम ये ट्री बनाते हैं तो हम लोगों ने क्या रखना होता है कि लेफ्ट टू राइट हमारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यानी कि पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे एक ट्री बनी हुई है जिसके अंदर आप लोग देख रहे हो पहले ए है, फिर बी सी डी ई एफ जी एच। अब ए बी सी के अंदर भी ए मतलब छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी उससे बड़ा है, डी उससे बड़ा है, ई उससे बड़ा है। यानी कि जैसे जैसे इनकी तादाद फर्दर आगे मूव करती है वो उस डिजिट उससे बड़ा कंसीडर किया जा रहा होता है। अब जैसे कुछ नाम की लिस्ट हो, अगर हम लोगों ने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो वो ऐसे ही करता है ना, पहले ए वाले नाम आ जाते हैं, फिर बी वाले आ जाते हैं, फिर सी वाले आ जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ट्री के अंदर मूव करूं तो ये मेरी जो ट्री बनी हुई है तो इसके अंदर भी तो कुछ यही सिनेरियो बन रहा है ना, पहले ए आ जाएगा, ए के बाद मैंने कहा ट्री के अंदर जब मूव करना है टॉप से बॉटम लेफ्ट टू राइट, ए के बाद जो सिंबल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बी। तो ये अगर मैं ट्री के अंदर मूव करता हूं तो मैं बी के पास ही जा रहा हूं। तो टॉप से बॉटम लेफ्ट से राइट, और उसके बाद फिर मैं मूव करता हूं तो सी आना चाहिए, मैं सी के पास ही जा रहा हूं। तो जब हम लोगों ने ट्री कंस्ट्रक्शन करनी होती है इस तरह एक वर्ड को लेके उसके डिजिट्स के ऊपर, तो हम लोगों ने पहली चीज का ख्याल रखना होता है कि उसके अंदर जो ट्री के चाइल्ड आगे बन रहे हैं, एक मेन वर्ड डिजिट लेते हैं, उसके आगे फिर आगे जो जो लग सकते होते हैं वो लेते हैं। तो हम लोग उसको फिर इस तरह इसी सीक्वेंस के मुताबिक करते होते हैं। तो मैंने एक जनरल ट्री बना ली। जनरल ट्री बनाने के बाद अब मैं इसको बाइनरी ट्री के अंदर, क्योंकि हमारा कंसर्न तो बी ट्री के साथ है ना, तो अब मैं इसको बाइनरी ट्री के अंदर कन्वर्ट करूंगा फिर। तो बाइनरी ट्री के अंदर, बी ट्री के अंदर हमारे पास होता है कि हमारे पास हर एक पेरेंट के आगे दो चाइल्ड होते हैं, एक लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट इस तरह। लेकिन जब मैं इस ट्री के मुताबिक अपने पास एक बाइनरी ट्री बनाने जाऊंगा तो उसकी जो शेप बनेगी वो इस तरह की बनेगी। अब इस शेप के अंदर मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि बाइनरी ट्री की भी ना आगे मतलब किस्में होती हैं, टाइप्स हैं, जिसको एक मतलब सिंपल बाइनरी ट्री होती है, एक स्क्यूड बाइनरी ट्री होती है। अब ये जो बन रही है ना मेरे पास स्क्यूड बाइनरी ट्री बन रही है। स्क्यूड बाइनरी ट्री मतलब होता है कि ऐसी बाइनरी ट्री हो जो किसी एक तरफ मूव करती जा रही है, लेवल पे रह के नहीं मूव करती आगे। मतलब ट्री के अंदर लेवल्स होते हैं ना, ये एक पहला लेवल है, यानी कि यहाँ पे ये मेरे पास एक लेवल हो गया, फिर दूसरा लेवल हो गया, फिर तीसरा लेवल हो गया। इस तरह मेरे पास ये इसके लेवल्स बन रहे होते हैं। और मतलब जो सबसे अच्छी ट्री यही होती है जो अपने आप को कम से कम लेवल के अंदर अपने आप को एक तरतीब से लेके चले, यानी कि स्क्यूड बाइनरी ट्री ना बने, वो अच्छी ट्री होती है, बाइनरी ट्री होती है। अब ये ना मतलब मेरे पास एक अच्छी बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि ये स्क्यूड बाइनरी ट्री बन गई है, इसने अपने लेवल्स को इंक्रीज कर लिया है और एक साइड पे मूव करती जा रही है। तो अगर ये एक राइट साइड पे मूव कर रही है तो राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री कहलाती होती है, अगर ये लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है तो लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री कहलाती होती है। लेकिन मतलब एक गुड बाइनरी ट्री यही होती है कि जो अपने आप को लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से बराबर रखे, ताकि उसके ये जो लेवल्स है ना ये कम से कम रह सके। एक बाइनरी ट्री के जितने लेवल्स कम से कम रह के वो अपने आप को अरेंज करती है ना, वो बाइनरी ट्री उतनी ही अच्छी समझी जाती है। तो इसको मैं अरेंज करने का मतलब एक तरीका कार बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर डिजिट्स की बात कर रहे हैं, वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो हम उनको जस्ट काउंट तो कर सकते होते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए बी सी डी ई है, तो मैं कहता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो ए की आने की तादाद है ना वो मेरे पास 4 है, ठीक है। उसके बाद बी की,
बी 10 टाइम आ रहा है, उसके बाद सी 6 टाइम आ रहा है, और डी 8 टाइम, ई 4 6 8 10 12 कर लेता हूँ। मतलब ये मतलब कुछ मतलब अल्फाबेट्स हैं जो एक वर्ड के अंदर आ रहे हैं और मतलब इनकी डिफरेंट तरतीब है। ए 4 टाइम यूज हुआ है, बी 10 टाइम यूज हुआ है, सी 6 टाइम यूज हुआ है, मतलब इस तरह आ रहा है। तो मैंने अगर इसको बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना ना, तो इसके मेरे पास एक तरीकाकार होता है कि हम लोग इसको फिर क्या करते होते हैं, पहले सॉर्ट कर लेते हैं। यानी कि पहले 4 वाला, फिर 6 वाला, फिर 8 वाला, फिर 10 और फिर 12। पास इस तरह होता है, हम उसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग जब करेंगे तो पहले 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 10 और उसके बाद फिर 12। मतलब इस तरह की हमारे पास कुछ तरतीब आ जाएगी इसकी। अब जब हम लोग यानी कि पहला तरीकाकार होता है, हम इसको इसकी नंबरिंग के मुताबिक सॉर्ट कर लेते हैं। वो मैंने कर लिया 4 6 8 10 12 असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। अब दूसरा तरीकाकार होता है, हमने इसको सम करते जाना होता है और इसका ना पेरेंट बनाते जाना होता है। यानी कि पहले बाइनरी ट्री बनानी है ना, तो बाइनरी ट्री के अंदर यही होता है, दो नोड्स के आगे फिर एक पेरेंट, फिर दो के आगे पेरेंट, इसका मतलब हम लोगों ने करना होता है। अब इसकी पहली दो वैल्यूज को ऐड करो। मैं इसको थोड़ा सा तरतीब दे दूं, फिर मैं लाइनिंग लगा दूंगा, इसलिए इतना मुश्किल होता है। यानी कि पहले 4 आ रहा है, फिर उसके बाद 6 आ रहा है। मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी 10 बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आगे देखना है, उसके बाद मेरे को 10 वाला डिजिट आ रहा है, क्योंकि मैंने ट्री के अंदर देखना होता है ना कि मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चलना होता है कि टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट हम लोगों ने ख्याल रखना होता है कि मतलब वैल्यूज हमारी राइट साइड पे बड़ी हो और लेफ्ट साइड पे छोटी हो। ये भी ख्याल रखना होता है बाइनरी ट्री बनाते वक्त। जब हम इन चीजों का, इन रूल्स का ख्याल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्री ठीक बनती है। अब 10 आ रहा है ना हमारे पास ये वाला, तो मैं इसको 10 पे यहाँ पे राइट कर देता हूँ। अब 10 और 10 कितने हो जाते हैं 20। तो यहाँ पे मैं 20, मेरा मतलब 20 बन जाएगा, तो 20 मेरी एक पेरेंट नोट बन जाएगी। अब यहाँ तक मतलब मेरे पास पूरी आगे जो वैल्यूज आ रही है उनके अंदर 20 नहीं है। अब उसके बाद मेरा रिमेनिंग कौन सा बच गया, 8 बच गया और 12 बच गया, दो डिजिट बच गए। पहले मैं छोटी वैल्यू को लूंगा, क्योंकि मैंने कहा था पहले हम लोगों ने छोटी को रखना होता है। तो पहले हम लोग छोटी वैल्यू को ले लेंगे 8। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैल्यू मेरे पास बच गई हुई है 12, तो वो 12 भी है, मैं 12 भी ले लेता हूँ। अब अगर मैं इन दोनों को, अब ये मैं ना इसकी अलहदा ट्री बनाऊंगा, फिर उसके साथ कंबाइन कर।
अच्छा, हम लोग ट्री बना रहे थे। अब मैंने ये ट्री क्रिएट किया ना, तो मेरा ये जो इतना हिस्सा है ना, ये मतलब मेरे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैंने इतने हिस्से को क्योंकि अब अलहदा बनाया था, तो मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग शेयर कर लूं, स्टार्ट कर। तो अच्छा, हम लोग ट्री मतलब क्रिएट कर रहे थे, मतलब किस तरह हम लोग बाइनरी ट्री बना के उसको मतलब किस तरह लीव्स के ऊपर अपनी एक्चुअल नोड्स को क्रिएट करके तो हम उसको मैनेज करते हैं। अब इसी तरह मैं ये तरतीब से चल रहा था ना ये लेके, तो मैं अपनी उसको लेवल बरकरार भी रख रहा था। अब लेवल बरकरार रखने के लिए मैं क्या कर रहा था कि मेरे पास ये 10 हुआ था ना सबमिट सम करके, तो मैंने आगे अपने पूरी मतलब अरे के अंदर देखा कि 10 और है, ये था। इसको मैंने इधर रख के इसके बराबर पे इन दोनों को ऐड करके फिर एक इसकी पेरेंट नोड बना ली। उसके बाद मतलब 20 नहीं था, उसके अलावा डिजिट से मैंने उनको अलहदा सम अप कर लिया। अब उनको अलहदा सम किया तो सम इनका भी 20 ही आ रहा था। आज जब मैंने इनका सम 20 किया ना, तो फिर ये क्या हुआ कि मतलब इसको मतलब उठा के सारा, अब चाहे आप लेफ्ट साइड पे रख लो चाहे राइट साइड पे रख लो, लेकिन मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि हम लोगों ने टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट चलना होता है, कि लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने छोटी वैल्यू को रखना होता है, राइट साइड पे बड़ी वैल्यू को रखना होता है। अब ये जो वैल्यूज आ रही है ये बड़ी आ रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको इस साइड से खत्म करके इसको उठा के इस साइड पे ले आऊंगा। जब हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो मतलब इस तरह हम लोग साथ साथ उसका चेक भी कर रहे होते हैं कि अगर वो उसका जो वैल्यू आ रही है वो अपनी पिछली वैल्यू से बड़ी आ रही है तो उसको राइट साइड पे रखेंगे, अगर छोटी आ रही है तो फिर उसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे। तो अभी इसकी ये बड़ी वैल्यू बन रही थी तो हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे। अब मेरे इस तरह इसके लेफ्ट और राइट साइड पे मूव करने से मेरा जो टोटल है ना उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो जब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा तो मैं इसको चाहे लेफ्ट पे रखूं चाहे राइट पे रखूं, मेरी मर्जी है ना, तो मैं रख सकता हूं जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, लेकिन इसको राइट पे करने से मेरे रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। कैसे अच्छे हो सकते हैं कि मेरी ट्री अच्छी बन जाएगी। जब मेरी ट्री रूल्स के मुताबिक अच्छी बन जाएगी तो जब उसके अंदर से मैं उसको ट्री वर्क करूंगा, गुजरूंगा उस ट्री के अंदर से, तो वो कम्स लेवल के अंदर भी अरेंज हुई हुई होगी और वो किसी एक साइड पे स्क्यूड भी नहीं हुई होगी। जब इस साइड पे इसको लेके आऊंगा तो ये 20 इसके लेवल पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 आ जाएगा। और इसके बाद इसके नीचे इसके लेवल पे ये चीजें आ जाएंगी। बल्कि अभी भी ठीक है, नहीं ये मतलब करने की जरूरत ही नहीं है, इधर भी ठीक है। मतलब 20 अगर मैं इधर भी रखूं तो ये इसके लेवल पे आ रहा है, तो 8 12 और मतलब 10 आ रहे हैं, तो बीच में सिर्फ एक वैल्यू का फर्क पड़ रहा है। और मेरे लेवल्स भी अरेंज हो रहे हैं, मतलब ये एक लेवल ठीक बन रहा है, दूसरा ये 20 वाला ठीक बनेगा, तीसरा ये वाला ठीक बनेगा और फोर्थ वाला ये वाला ठीक बनेगा। हाँ, उसके बाद एक चीज और ख्याल रखने वाली होती है जो हमें इन चीजों का क्लियर करती है कि हमारे पास ये जितने भी नोड्स होती है ना, वैल्यूज होती हैं, इनका ख्याल रखना है कि ये लीफ नोड्स के ऊपर आनी चाहिए। ये भी एक रूल होता है। तो ये 4 भी लीव पे है, 6 भी लीव पे है, 8 भी लीव पे है, यानी कि लीव नोड होती है एंड वाली नोड जिसके आगे कोई चाइल्ड ना हो। उसके बाद ये 10 भी है और 12 भी है। तो मेरी ये तमाम की तमाम वैल्यूज मेरी चाइल्ड नोड के ऊपर अरेंज हो चुकी हुई है और मेरी ट्री के लेवल भी कम हो रहे हैं, वो किसी एक साइड पे स्क्यूड नहीं बन रही जैसे मेरी ये वाली ट्री बनी थी सिक्योर्ड, मतलब ये एक साइड पे राइट स्क्यूड बनी हुई थी। तो इस तरह हम लोग अपने फिर जो डिजिट्स होते हैं उनकी ट्री कंस्ट्रक्ट करके उसको हम अपने पास चीजों को मैनेज कर लेते हैं। अब वो जो मैनेज करते हैं उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो किस बेस पे हो रही होती है, वो हमारे आने वाले डिजिट्स की बेस पे हो रही होती है। अगर तो मैंने पहले वाला अज्यूम किया हुआ है, यानी कि एम ओ एन को मैंने स्टार्ट में रखा है और स्टाइल को बाद में रखा है, तो एम ओ एन के बाद कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं, यानी कि एन है ना, एन के बाद कौन सा आता है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू भी इस तरह यानी कि आ रहे होते हैं। तो ये एन ओ पी क्यू आर जितने भी हैं नीचे की तरफ आ रहे, ये इससे नीचे जितने भी डिजिट्स आएंगे वो तमाम के तमाम बड़े डिजिट्स होंगे। यानी कि जैसे मैंने कहा ना, ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, लेफ्ट साइड पे स्मॉल डिजिट रखने हैं, राइट साइड पे बड़े डिजिट रखने हैं।
तो जो नीचे आगे उसके फर्दर आ रहे होंगे वो तमाम के तमाम कैपिटल डिजिट्स होंगे, तो उनको राइट साइड पे रखना है। और जितने भी इसके ऊपर मतलब इससे पहले होंगे, यानी कि एन से पहले कौन कौन से आते हैं, एम एल के, इस तरह मतलब, तो वो जितने भी ऊपर आ रहे होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको फिर लेफ्ट साइड पे रखेंगे, मतलब वो इनसे एन से स्मॉल कंसीडर किए गए हैं। तो इस तरह हम लोग इसको फिर ट्री के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। हाँ, अब उसके अंदर जब हम उसकी सर्चिंग के वक्त उसके अंदर ट्रीवर्स करेंगे, तो एम एन के बाद जैसे ही मुझे अगला डिजिट मिलेगा ना, अगर तो ओ आ रहा है तो ओ कौन सा है, एन से कैपिटल है ना, तो मैं उस ट्री के अंदर राइट साइड पे मूव करना शुरू कर दूंगा। जैसे अब ये ट्री बनी हुई है, तो अगर मतलब कैपिटल आ रहा है तो ये राइट साइड पे जा रही है, अब मैं इसकी राइट साइड पे मूव करना शुरू कर दूंगा। जब मैं इसकी राइट साइड पे मूव करूंगा तो ये जब मैं इसकी राइट साइड पे मूव करूंगा ना, तो मेरे पास ये इतना इसका हाफ है हिस्सा मेरा स्किप हो जाएगा, हाफ हिस्सा स्किप हो जाएगा। मुझे सिर्फ हाफ सर्च करना पड़ेगा अपनी इंफॉर्मेशन को या अपने वर्ड को कंप्लीट करने के लिए। तो मतलब इस तरह जब मैं ट्री के अंदर ट्रेवर्स करता हूँ तो मुझे हाफ मतलब उसमें से, जब सैंपल्स बनाएंगे हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है, एग्जैक्ट करने के लिए उसके डिफरेंट सैंपल्स बनाएंगे तो मेरे पास फिर काफी ज्यादा बन जाएंगे ना, उसकी भी जब सर्चिंग करते हैं उनको हाफ करने के लिए हम लोग उसको फिर इस तरह ट्री के अंदर यानी कि बी ट्री यानी कि बाइनरी ट्री के अंदर उसको अरेंज कर लेते हैं, तो जिससे हमारी सर्चिंग फिर फास्ट हो जाती है, इंफॉर्मेशन की रिट्रीवल फास्ट हो जाती है। जैसे मतलब यहाँ पे ये ट्री अरेंज की हुई है, ये इसके लेवल्स होते हैं, रूट वाला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और दूसरी चीज हम लोगों ने ख्याल रखनी होती है, ए है, ए के जितने भी चाइल्ड है लेफ्ट के अंदर छोटी वैल्यू होनी चाहिए, राइट के अंदर उससे बड़ी, उससे राइट के अंदर उससे बड़ी। तो जब हम लोग ये इसमें ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये रूल्स का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो ये हमारे पास वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को मतलब सर्च करने का तरीका का विद स्टैटिक, जब हम लोग स्टैटिक लगाते हैं। और इसी तरह बाइनरी ट्री के साथ एक मतलब बी प्लस ट्री भी होती है। अब ये जो बी प्लस ट्री होती है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग लिंक लिस्ट के अंदर भी काम कर रहे होते हैं, अब ये जो ट्रीज है ना, ट्रीज को इंप्लीमेंट करना होता है, हमें कोई ना कोई डाटा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है ना। तो इसी तरह जैसे आप ये बी प्लस ट्री है, इसका जो डाटा स्ट्रक्चर बनता है वो लिंक लिस्ट बनती है। तो जैसे आप लोगों ने लिंक लिस्ट के अंदर देखा होगा, मतलब हर एक नोड के अंदर फर्दर मजीद नोड होती हैं, एक वो जिसके अंदर वो खुद अपनी वैल्यू को लोकेट कर रही है, एक उसका लेफ्ट, एक उसका राइट, मतलब इस जब उसके जो होते हैं ना, नहीं मतलब एक इसका ये पेरेंट आ रहा होता है, एक वैल्यू होती है और उसका आगे फिर फर्दर होते हैं, यानी कि ये इसको आगे जो उसको पेरेंट ऊपर से मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ये आगे इसके फर्दर चाइल्ड कौन कौन से बन रहे हैं वो वाले, और एक इसकी अपनी वैल्यू होती है कि इस नोड के अंदर अपनी वैल्यू कौन सी है, इसके ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है, फर्दर कौन सा नंबर जा रहा है, इस तरह मतलब ये सारी चीजें अरेंज हुई होती है। तो हर एक नोड के अंदर फिर फर्दर नोड आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती है। तो बी प्लस ट्री हमारी कुछ इस तरह बन रही होती है कि हर नोड के आगे नोड बन रही होती है, लेकिन उसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो प्रीवियस नोड के अंदर भी होती है, यानी कि प्रीवियस नोड को पता होता है कि उससे नेक्स्ट लेफ्ट चाइल्ड में क्या है, उससे नेक्स्ट राइट चाइल्ड में क्या है, और जो करंट नोड है उसको इतना पता होता है कि अपनी उससे पेरेंट नोड में क्या है, कि हर एक नोड अपने से नेक्स्ट और अपने से प्रीवियस का इंडेक्स लोकेट कर रही होती है, कि उसके नेक्स्ट कौन कौन सी नोड्स आ रही हैं, उसके प्रीवियस कौन कौन सी नोड गुजर है, मतलब मैं हूं तो मेरे पीछे लाइन के अंदर कौन खड़ा है और मेरे आगे लाइन के अंदर कौन खड़ा है तो मुझे मालूम है। तो इसी तरह हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर होता है कि हर नोड, आने वाली नोड पिछले वाली नोड के साथ भी लिंक होती है और आगे वाली नोड के साथ भी लिंक होती है, तो फिर इस तरह वो दोनों एक दूसरे का पता होता है।
तो ये जो बी प्लस ट्री बनती है ये हमारी इस तरह लिंक लिस्ट के थ्रू, जब इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना होता है तो इस तरह लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं और इस तरह हम अपने इंटीजर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी ट्रेवर्स, ट्रेवर्स होता है मतलब मूव करना, मूव किस लिए करना है, स्पेसिफिक चीज जो हम लोग रिट्रीव करना चाह रहे हैं उसको सर्च करने के लिए। इसी तरह आगे मतलब ये डिजिट्स की हद तक थी, उसके बाद आगे वर्ड शुरू हो जाते हैं कि जब एक से ज्यादा वर्ड्स आते हैं कि पहला वर्ड है जैसे सनत जसूरिया मतलब एक क्रिकेटर है, अब मैंने सिर्फ नाम सुना हुआ है सनत जसूरिया, मुझे उनके स्पेलिंग्स नहीं मालूम क्या स्पेलिंग है, वो लिखता कैसे है अपने नाम को, लेकिन सनत जसूरिया मतलब दो नाम है ना इकट्ठे हैं तो उसके बीच में मैंने एक एंड का सिंबल लगा दिया कि जहां पे भी आएंगे इकट्ठे आएंगे, ये भी होगा और वो भी होगा। अब स्पेलिंग नहीं मालूम तो मैंने उनके साथ स्टैरिक लगा दिया। तो इसी तरह मतलब अब इसके साथ स्टैरिक लगाया तो इसकी सैंपलिंग अलहदा हो जाएगी, इसके साथ स्टैरिक लगाया तो इसकी सैंपलिंग अलहदा हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास कुछ पॉसिबल क्यूरीज बन जाती हैं। अब ये सिंपल एक्स है कि मुझे मालूम है सिर्फ एक्स है, उसको मैंने सर्च करना है, लुकअप मतलब होता है देखना ऑन एक्स डॉलर यानी कि एक्स डॉक्यूमेंट में से। एक्स स्टैरिक है कि एक्स ऐसा वर्ड, ऐसे वर्ड जो एक्स से स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा तीसरे नंबर पे स्टैरिक एक्स है, ऐसे वर्ड जिनके एंड पे एक्स आ रहा होगा, और एक्स मतलब दरमियान में लिखा हुआ है, पहले भी स्टैरिक है बाद में भी स्टैरिक है, ऐसे तमाम वर्ड जिनके ना तो मुझे उसका स्टार्ट मालूम है ना ही मुझे उसका एंड मालूम है, लेकिन उसके दरमियान में कहीं कहीं भी एक्स आता है। वो दूसरे नंबर पे भी हो सकता है, तीसरे पे भी हो सकता है, चौथे पे भी हो सकता है। तो मतलब इस तरह की जो हमारे पास क्यूरीज होती हैं ये सारी वाइल्ड कार्ड क्यूरीज होती हैं, और इनको हैंडल करने के लिए हम लोग बाइनरी ट्री देख रहे थे। बाइनरी ट्री को हम लोग किस तरह उसकी फिर सैंपलिंग करते हैं और किस तरह उसको ट्री के अंदर ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। तो फिर जब हम ट्रैवर्स करते हैं तो हमारी फिर वो जो सारी की सारी सर्चिंग होती है वो एक तरतीब के साथ चल रही होती है। तो ये तो मेरे ओवरऑल थी बाइनरी ट्री। उसके बाद था परमुटर्म इंडेक्स, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि परमुटर्म इंडेक्स भी कुछ इसी तरह का हो रहा होता है कि हम उसके सैंपल्स ही बना रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आती। मतलब होता है ना कि जैसे हम लोगों के माइंड में एक वर्ड है तो हमारे माइंड में कितने पॉसिबल सैंपल हो सकते हैं। हेलो लिखना है तो हेलो को हम कितनी पॉसिबल कंडीशंस के अंदर लिख सकते हैं, तो बस सिर्फ उतनी ही होती है। लेकिन जब ट्री यूज करते हैं तो उसके अंदर ऑल पॉसिबल सैंपल्स होते हैं। उसके बाद के ग्राम इंडेक्सिंग का था, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। के मतलब एक वैल्यू होती है जो हमारे वर्ड्स के अंदर उस वर्ड की लेंथ डिसाइड कर रही होती है। अब के की वैल्यू 1 है तो 1 डिजिट के ऊपर मुश्तमिल तमाम वर्ड्स आ जाएंगे। के की वैल्यू 2 है तो 2 के ऊपर मुश्तमिल तमाम वर्ड्स आ जाएंगे। के की वैल्यू 3 है तो 3 पे मुश्तमिल तमाम वर्ड्स आ जाएंगे। 1 को यूनिग्राम कहते हैं, 2 को बाईग्राम। अब के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू 1 है, आगे तो ग्राम का वर्ड ही आना है ना, ठीक है। तो 1 है तो यूनिग्राम, 2 है तो बाईग्राम और 3 है तो ट्राईग्राम। तो इस तरह हम लोग मतलब अपनी नंबरिंग के साथ, ये नंबरिंग हमारी 6 तक चलती होती है, बस इससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। नंबरिंग के साथ हम लोग अपने वर्ड्स की नंबरिंग कर लेते हैं और इनके अपने वर्ड्स को अरेंज कर लेते हैं। और ये तरीकाकार ऐसे ही होता है जैसे हमारा स्टैट के अंदर सैंपलिंग, और वहां पे जो सैंपल साइज होता है n, तो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं कि सैंपल साइज n है मतलब 2 है तो 2 के तमाम सैंपल, 3 है तो 3 के, 4 है तो 4 के, वो ये के ग्राम हमारे पास कुछ ऐसा ही काम कर रहा होता है यहाँ। उसके बाद साउंड इंडेक्स का था कि साउंड जो पिच हम बोलते हैं, जब हम वो बोलते हैं तो वो साउंड हमारे पास कोई एक, आप लोगों को मैंने जैसे गूगल में एक वर्ड सर्च करके दिखाया तो उसके अंदर उसकी जो साउंड थी ना, वो साउंड क्या थी, उसकी फोनेटिक टर्म थी। उसी फोनेटिक टर्म को यूज करते हुए ये एक एल्गोरिथम बना हुआ है जिसको हम फोनेटिक एल्गोरिथम भी कहते हैं। और फोनेटिक इंग्लिश लैंग्वेज है तो हम लोग इसके अंदर फिर नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी को यूज करते हुए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मतलब ये जो तमाम टेक्निक्स थी ये किस लिए थी, हमारे पास वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को हैंडल करने के लिए। अब ये जो परमोटर्म इंडेक्स है ना, परमुटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा
अब ये जिसकी भी सैम्पलिंग होती है ना, तो ये प्रॉपर कैलकुलेट होके होती है। तो आप लोगों ने इसका परमुटेशन पढ़ा होगा, जैसे अब ये यहाँ पे है ना कि मतलब एच को मैं एंड पे ले गया हूँ, फिर एच ई को एंड पे ले गया हूँ, फिर एच ई एल को एंड पे ले गया हूँ, मतलब इस तरह मैं उसकी एक तरतीब बनाता जा रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ से जो तो तरतीब बन रही है, मैं अगर इसको स्टैटिस्टिकली करूँ ना, तो ये परमो टर्म से हमारी स्टैटिस्टिकली एक टर्म होती है परमुटेशन की। अगर आप लोगों ने स्टैट पढ़ी है तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा एनपीआर का, परमुटेशन के अंदर ये एनपी एन होता है, फिर पी और आर उसकी बेस में आता होता है। तो ये मतलब परमुटेशन के लिए हमारे पास होता है फार्मूला एनपीआर, जिसमें हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं। अब इसको अगर मैंने ओपन करना हो तो एन का फैक्टोरियल, मतलब इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते होते हैं, माइनस आर का फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय फिर आर का फैक्टोरियल होता है। जब उसका सॉल्यूशन निकलता है तो हमारे पास एक नंबर आता है, उसकी नंबर की बेस पे फिर हम ये अपनी परमुटेशन निकालते होते हैं। तो ये परमो टर्म का वाला काम ये उसी से निकला हुआ है, उसी चीज से। तो मतलब ये तो कुछ टेक्निक्स थी जिनको हम लोग यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड क्यूरीज के हैंडल करने के लिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्यूरीज को देखा था, क्यूरीज की टाइप्स देखी थी, उनको राइट अप कैसे करते हैं वो देखा था। तो उसमें फ्रेज क्यूरीज, वो मतलब इंडेक्स क्यूरीज थी, तो जो वो हमारे पास इंडेक्स क्यूरी के अंदर भी हमें मालूम था, फिक्स राइट करने का तरीकाकार पता था, उसके अंदर भी हमें कीवर्ड्स फिक्स मालूम होने चाहिए। फ्रेज क्यूरी देखी, उसकी साइड में भी हमें मालूम होना चाहिए तभी, क्योंकि इसके अंदर फिर ये होता है ना कि हम इसकी दोनों साइडों पे जब वो डबल कोटेशन मार्क डालते हैं तो उसने फिर इसके अंदर जो चीज आ गई ना उसको एज इट इज लेके चलना होता है। तो एज इट इज लेके जब चलना है ना उसमें फ्रेज क्यूरी ने, तो मतलब अगर वो एग्जैक्ट लिखा हुआ है तो ही हमें फायदा है, अदरवाइज तो वो मुझे कोई डॉक्यूमेंट रिट्रीव ही नहीं करके देगी अगर मेरा स्पेलिंग ठीक ना हुआ है। और जब हमें स्पेलिंग ठीक मालूम ना हो तो फिर हम लोग जाते होते हैं वाइल्ड कार्ड क्यूरीज की तरफ। और वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को फिर हल करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो मैंने आज आप लोगों को बताई। तो बाइनरी सर्च को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, परमोटर्म इंडेक्स भी इस्तेमाल होती है, के ग्राम इंडेक्स भी इस्तेमाल होती है, और उसके बाद वो साउंडिक्स इंडेक्स भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ तक मतलब आज का टॉपिक मेरा एंड हो जाता है। इसके अंदर से कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो मुझसे पूछ सकता है, कोई डिस्कशन करनी है किसी चीज पे तो वो कर सकता है। बाकी लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया। सर अगर पेपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो किस तरह का आएगा? आप टर्म्स की डेफिनेशन पूछेंगे या हमें टर्म्स इंप्लीमेंट करके कोई ऐसा मैंने पहले भी बताया था मैं जस्ट कॉन्सेप्ट पूछूंगा, मतलब मैं उनको ना इस तरह आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पूछूंगा जो है। अब जैसे ये मतलब वाइल्ड कार्ड क्यूरीज को हैंडल करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ये बता दो। तो आप लोगों ने ये चारों टेक्निक्स के नाम लिखने हैं, इनको एक एक दो दो लाइंस के अंदर डिफाइन करना है। ज्यादा ही करना हुआ तो साथ जिस तरह ये मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं एग्जांपल के तौर पर, इस तरह का कोई ग्राफ बना देना अगर बना सकते हो तो। ठीक है। ठीक है। जी सर। सर जी जी सर डिस्कशन बोर्ड पे सर ये ग्राफ नहीं बनते, मतलब कि पिक्स वगैरह अपलोड भी नहीं होती। मेरे ख्याल में उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑप्शन होते हैं वो सारे उसके अंदर हैं। सर ऐसे मैंने कोशिश की थी, नहीं भी। चलो देख लेना, अगर मतलब बन जाए तो ठीक है, ना बने तो फिर रहने देना। लेकिन उन्होंने ना वहां पे ऐड किए हुए हैं, आप मैथ की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, और टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने एक ऑप्शन और भी रखी हुई है कि आप हैंड राइट करके ना, हैंड रिटन, तो उसको मोबाइल में होते हैं ना कैम स्कैनर वगैरह, उसके थ्रू स्कैन करके उसको भी अपलोड कर सकते हैं। ये पेपर के अंदर ऑप्शंस हैं डिफरेंट।